बचाना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे पाक अफगान मुआहदे के हवाले से। इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एजाज़ अहमद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये फरमाइएगा कि इस पाक अफगान मुआहदे से आपको तवक्कुआत क्या हैं, कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है? क्या इस मुआहदे से पाकिस्तान में दहशत गर्दी, अफगानिस्तान के सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना ये बंद हो जाएगी? और बावजूद इसके या इसके साथ साथ कि अफ़गान मिनिस्टर्स की तरफ से, अफ़गान तालिबान की जो रजीम है उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इस मुआहदे के बाद सामने नहीं आ रही हैं सर? जी मैं तो खुशाइंद तो इसको ज़रूर कहूँगा, लेकिन मोहतात रहा हूँ मैं कहने में। उसकी वजह ये कि मुझे पहले ही शक है कि ये अपने अहद पूरे नहीं करते हैं। माजी में भी इनके साथ ऐसा ही हुआ। इन्होंने 2020 में अमेरिका के साथ जो मुआहिदा किया और उसकी भी शिकें इन्होंने पूरी नहीं की। इनको मुल्ला अहमदुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान पे हमले हराम हैं, वो भी नहीं इन्होंने फॉलो किए। और अब तो ये भारत में बैठकर एक लिहाज से ये वार्निंग्स दे रहे थे कि जनाब हमने तो बरतानिया को हरा दिया, रूस को, अमेरिका को। गोया ये कह रहे हैं कि जनाब आपको भी हम देख लेंगे। जब इस किस्म का रवैया हो तो फिर नेचुरली आपको मोहतात रहना चाहिए, जो मेरे ख्याल में रहना चाहिए। और मैं ये कहूँगा गरीदा फारूकी साहिबा कि ये तारीख को मसख करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान, हमें पता है कि किस तरीके से फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो थी 1878 से 1880 में, उसमें बरतानिया ने उस वक्त की अफगान जो हुकूमत थी उसको शिकस्त दी थी। और वो अपना उन्होंने बफर जोन ज़ारिस्ट रशिया के साथ इस्टेब्लिश किया था और ड्यूरन लाइन बनी थी। अब्दुर्रहमान खान साहब ने मानी। 13 नवंबर 1893 को उसमें बाकायदा जिरगा ने उसको एंडोर्स किया। 1905 में फिर एंडोर्स किया। 1921 में उनके पोते मानुल्लाह खान ने एंडोर्स किया। तो गोया आप हिस्ट्री को तो ना बदले ना। इसी तरीके रूस भी पाकिस्तान और अमेरिका ने उनको मिलकर पुश आउट किया था, अफगानिस्तान के लिए किया था। और आखिर पे जो अमेरिका वाले गए हैं तो वो तो खुद जाना चाह रहे थे डिस्टेंट वॉर्स की वजह से, बल्कि वो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि आपने तालिबान की बहुत मदद की, उसकी वजह से हम वहाँ पे ठहर नहीं सके। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ज़हन में रखनी चाहिए और तब इस किस्म का रवैया पाकिस्तान के साथ अपनाना चाहिए जो इन्होंने अभी तक अपनाया हुआ है। मेरे सवाल का वो हिस्सा, वो अभी तक आपके जवाब का मुंतज़िर है कि आप समझते हैं, आपने कह दिया कि आप इस मुआहदे के बाद से मोहतात हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी या अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना बंद हो जाएगी? और अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि आपने कहा कि यू वुड बी केयरफुल अबाउट इट, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, तो फिर पाकिस्तान के पास मज़ीद क्या ऑप्शंस बच जाते हैं? जंग तो कर लेना, ये तो हतमी हो गया, इसके बाद अब क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है? देखिए, आपको बातचीत तो जारी रखनी चाहिए। दबाव पड़ रहा है, तो कतर का पड़ रहा है, अब तुर्की जाएंगे, उनका पड़ेगा, बाकी मुल्कों का भी आएगा। पहले ही मॉस्को फॉर्मेट में वो कह चुके हैं चारों मुल्क, पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान, कि आप मत काम ये कीजिए, तालिबान को कह चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बॉर्डर पे मोहतात रहिए। आप देखेंगे कि दरअंदाजी होगी, आप देखेंगे कि ये मसाइल आएंगे, इसलिए आप चौकन्ना रहना पड़ेगा आपको। और आप ये भी याद रखिए कि हिंदुस्तान के साथ बाकायदा, यानी ये तालिबान की खाली बात नहीं है, ये पिछले कई दहाइयों की बात है कि हिंदुस्तान ने वो सरजमीन इस्तेमाल की है। तालिबान ने बावजूद इसके कि हिंदुत्व गवर्नमेंट है उनके साथ हाथ मिलाया है, और हिंदुस्तान ने भी अपनी पॉलिसी रिवर्स किया कि वो तालिबान की मुखालफत करते थे। क्यों की है? सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में की है, और इसकी एविडेंस मौजूद है, किताबें लिखी गई हैं, मैं उनके हवाले दे सकता हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर ये तालिबान ने अगर वो रवैया रखना है तो हमें सिर्फ बातचीत पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बॉर्डर के ऊपर भी रखना चाहिए, और अगर ये वायलेट करें तो हमें काइनेटिक फोर्स इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर एक और बड़ी बात जो साथ ही साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, ये जो हमने इतनी फयाजी दिखाई थी, हमने इनके जो तालिब रिफ्यूजीज रखे थे, जिस तरीके से ट्रांजिट ट्रेड होती थी कि पाकिस्तान के अंदर ही वो सामान आ जाता था,
हमें इकोनॉमिक इंजरी भी मिलती थी, हमारे यहाँ स्मगलिंग भी हो जाती थी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान नेपाल के साथ करता है। आप वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज लीजिए वहीं पे उनकी, ताकि कोई इंसेंटिव ना रहे कि गुड्स यहाँ को डंप करें और 6 महीने बाद इनको वापस करें जो भी ड्यूटीज जमा हो। इस तरह के बहुत सारे मैयर्स हमें करना पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी में जिस तरह इनको एक्सेस है, अस्पतालों में इनके लिए स्पेशल डेस्क बने हुए थे, ये सारी बातें जो है मेरे ख्याल में अब इन पे नजरसानी भी करनी चाहिए। क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब आज प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। एजाज साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को मोहतात रहना पड़ेगा अफगानिस्तान के हवाले से, तो इसी पर डिबेट को इसी पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत से इस बारे में सवाल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दिफा और PMLN के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा इस मुआहदे के बावजूद जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान हुआ है। तो अगर हमने वेस्टर्न बॉर्डर पर भी मुसलसल ऑन अलर्ट रहना है, बावजूद इसके कि हमारी तमाम अफवाज इंतहा की केपेबल है, लेकिन फिर भी आपका एक इकोनॉमिक बर्डन, आपका एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, आपका एक जो फुट सोल्जर्स पे बर्डन होता है वो भी डेफिनेटली आपका होता है। लेकिन अगर आपने वेस्टर्न बॉर्डर भी अपना अलर्ट रखना है, चौकन्ना, ईस्टर्न बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ भी, तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। और यहाँ तक नौबत कैसे पहुंची कि स्ट्रेटजी डेप्थ से लेके अब हमें तुर्किया और कतर की सालसी के साथ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने पड़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जंग हिंदुस्तान से ही हो रही है। अफगानिस्तान उसका एक प्रॉक्सी है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने एक सीज फायर एग्रीमेंट पर आमादगी जाहिर की है, तो आप समझें कि वो एक हिंदुस्तान का एक बाजू है जिससे हमने की है। और ये बात बहुत अरसे से अयां थी, लेकिन इस तरह खुलकर सामने नहीं आई थी जितनी पिछले 10 दिन में आई कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा, जिन्हें मॉस्को प्रोसेस में मदऊ किया गया था, और खित्ते जो बार बार बहुत सारे लोगों की एडवाइस थी कि खित्ते के सब ममालिक को शामिल किया जाए अफगानिस्तान के मामले में, वो किया गया, इससे पहले भी किया गया था। लेकिन वो वहां से उड़कर सीधा हिंदुस्तान गए, वहां उन्होंने 9 दिन गुजारे हैं। तो लिहाजा अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि मगरबी महाज पर भी दरअसल पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही जो है वो बरसरे पैकार है। तो आपका सवाल जो है उसको तब्दील मैं करूंगा और ये कहूंगा ये हमें इस पर जरूर गौर करना है कि हिंदुस्तान जिसका असर बहुत अरसे से मौजूद था अफगानिस्तान में, लेकिन वो तालिबान जो उनके मुखालिफ हुआ करते थे उनको उन तक किस तरह उनका इतना असर हुआ, इस पर जरूर हमें गुफ्तगू भी करनी है, इस पे सोच विचार भी करनी है। और पाकिस्तान ने जो है वो मदद नहीं मांगी सीज फायर के लिए। सीज फायर के लिए तो अफगानिस्तान ने कोशिश की और अपने कुछ दोस्त ममालिक को कहा। पाकिस्तान को भी अंदाजा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दफा बड़ी अच्छी तस्वीराती हिकमत अमली इस्तेमाल की और अपनी जो सलाहियत थी अफगानिस्तान को हिट करने की उसका एक मुजाहरा किया और एक सब्सटेंशियल मुजाहरा किया और उसके बाद सीज फायर किया है, जिससे उनको भी अंदाजा हो गया है कि ये जो एक पाकिस्तान की बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रियासती पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान को बहुत नरमी से डील करना है और वो फायदा भी उठाते थे क्योंकि बहुत जगहों पर सकाफत मुश्तरक है, जबान मुश्तरक है, कबीले मुश्तरक हैं। तो उन्होंने हमेशा से, अफगानिस्तान ने ये समझा है कि इस सरहद को वो नरम रख सकते हैं अपने मकासद के लिए। तो पाकिस्तान ने अब वाजे कर दिया है कि ये अब एक सख्त सरहद होगी, दिस विल बी अ हार्ड बॉर्डर। और अफगानिस्तान से जरूर हमारे बहुत सारे, वो हमारा हमसाया भी है, लेकिन अब हम उन्हें बतौर एक बराह रास्त खुद मुख्तार रियासत के डील करेंगे, कोई बिछड़े हुए भाई की तरह नहीं डील करेंगे। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि अब पाकिस्तान जो है एक हार्ड स्टेट की तरह बिहेव करेगा और बिछड़े हुए भाई की तरह ट्रीट करना अफगानिस्तान को बंद कर दिया जाएगा। तो इसके साथ इस तनाजुर में जो मुआहदा हुआ है, अगर ये दो खुद मुख्तार रियासतों के दरमियान हुआ है जिनके दरमियान एक हार्ड बॉर्डर मौजूद है, एक बाकायदा सरहद मौजूद है, तो ये फिर मुआहदा कितना लॉन्ग लास्टिंग है और क्या इससे अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? जी नहीं, आई थिंक ये कबल अज वक्त होगा कहना। उसमें कुछ वक्ती कमी तो आएगी, लेकिन जाहिर है हिंदुस्तान
نے جو تجربہ کیا اس مئی میں پاکستان پر براہ راست حملہ آور ہونے کا، دیکھیے وہ اس سے پہلے بھی تو افغانستان کے ذریعے حملہ آور تھا، کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی، جی لیکن ان کا یہ خیال تھا اس مئی میں کہ شاید اب ہم نے پاکستان کو اتنے زخم لگا دیے کہ ہم براہ راست حملہ کر سکیں۔ اس براہ راست حملے میں انہیں ناکامی ہوئی اور بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فتح مبین عطا کی ہے۔ بے شک۔ تو ہندوستان ابھی براہ راست تو حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ چاہے زیادہ فنڈنگ کے ذریعے، کچھ ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان کے یہ دونوں مغربی صوبے ہیں ان پہ حملہ آور رہے، تو زیادہ کچھ دن تو امن رہے گا، ٹھیک۔ اور پاکستان اس پہ ضرور کوشش کرے گا جس طرح ہم نے پہلے بھی کی، لیکن اب حالات بگڑ کر اگر سیدھے ہوتے ہیں ٹھیک۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان پر حملے کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن آپ غور کریں کہ اس کے بعد بھی افغان وزراء نے اس بارڈر کے بارے میں جو ہیں وہ غلط بیانات دیے ہیں، اشتعال انگیز بیانات دیے ہیں کہ جی یہ تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں اور ڈیورنڈ لائن کو ہم نہیں مانتے۔ جی تو یہاں پھر جو ہے اس لیے زیادہ خوش فہمی کی گنجائش نہیں ہے، ہر روز اس کو ہم مانیٹر بھی کریں گے اور دیکھیں گے، اور آپ سمجھیں کہ ہر روز اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا۔ اب ذرا آتے ہیں کچھ پولیٹیکل معاملات کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا، تو کتنا خطرہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے؟ اس 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا کچھ کر سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ کیونکہ باوجود اس کے کہ تمام بڑے مل کے بیٹھتے ہیں، وفاق میں باتوں کو سلجھاتے ہیں، لیکن مریم نواز نے آج ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر اشارتاً تنقید تو کی ہے، طنز تو کیا ہے کہ جی ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، ہم عالمی امداد کے لیے نہیں گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا مریم نواز ڈیلیبریٹلی شہباز شریف کے لیے مسلسل مشکلات، سیاسی مشکلات کریٹ کر رہی ہیں، باوجود اس کے کہ بار بار بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں، وفاق میں بڑے بیٹھتے ہیں نون کے، پیپلز پارٹی کے مل کے، اور اب پیپلز پارٹی نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا، تو واٹ نیکسٹ؟ واٹ وڈ ہیپن آفٹر اٹ؟ نہیں، افغانستان کے برعکس اس معاملے میں میں بہت پر امید ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ احسن طریقے سے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اختلافات جو ہیں وہ پالیسی کے اوپر ہیں کہ ہمیں ریلیف کس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مل کر نہ بلکہ اچھی بات کر سکیں، بلکہ اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں۔ یہ ضرور ہے کہ وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی جو ہے وہ مستقل کرٹیسائز کرتی ہے، مثلا اس بجٹ پہ اگرچہ انہوں نے حتمی جو بل تھا اس پہ حکومت کی حمایت کی، لیکن بجٹ کے دوران بھی انہوں نے بہت سخت تنقید کی حکومت کی پالیسیوں کے اوپر، اور ان کے تمام جو عمائدین ہیں وہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ چلنا ہے، اس میں یہ بڑی کلیئرٹی ہے، ان کو بھی یہ کلیئرٹی ہے اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہے۔ تو بہتر ہوتا کہ وہ کوئی اس طرح کی ڈیڈ لائن نہ دیتے، لیکن مجھے یہ پوری توقع ہے کہ مریم نواز بھی اور شہباز شریف بھی دونوں مل کر اس معاملے پر بات چیت شروع کر کے اس کو حل کر لیں۔ اب ذرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چیف منسٹر کے پی کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی بانی پیٹا عمران خان سے؟ اور آج تو کے پی اسمبلی میں قرارداد بھی منظور ہو گئی ہے ایک طرح سے وفاق کے خلاف، اور کہا جا رہا ہے کہ جو ملاقات کرنے دی جائے، اور ایک طرح سے یہ وفاق کو میسیجنگ بھی ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی تب تک وفاق کے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہوگا۔ گندم کے معاملے پر میٹنگ تھی، سی ایم وہاں پر نہیں آئے، سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی، سی ایم وہاں پر نہیں آئے۔ تو کیا مسئلہ کیا ہے پنجاب حکومت کو یا وفاقی حکومت کو؟ کیوں نہیں ملنے دے رہے نئے چیف منسٹر کو عمران خان سے؟ جی ملاقاتیں ہمیشہ، اب آپ کو معلوم ہے کہ عدالتی احکامات پر ہو رہی ہیں، وہ عدالت میں گئے ہیں، میری یہ توقع کہ اس ہفتے یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک پروسیجرل ایشو جو ہے کابینہ کی جو فارمیشن ہے اس میں بھی، اور جو نئے چیف منسٹر ہیں انہیں بھی بہت جلد یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ بڑکوں سے نہیں چل سکتی، صرف بڑے نعروں سے نہیں چلتی، اس کے لیے آپ کو سنجیدگی سے معاملات کو لینا پڑتا ہے، وفاق کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بہت جلد یہ وہ ڈسکوری کر لیں گے، دریافت کر لیں گے، اور ملاقات بھی اس ہفتے میں میری توقع ہے کہ ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خرم خان صاحب آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. ایک بریک کا وقت ہوا, یہاں پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ سوالات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ سوالات اب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینئر رہنما ہیں سید نیر حسین بخاری صاحب. السلام علیکم سید نیر حسین بخاری صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. پیپلز پارٹی نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے پی ایم ایل این کو, کیوں, وجہ کیا؟ آپ کے تو معاملات ٹھیک ہو گئے تھے, صدر کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے, بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے, باوجود اس کے کہ مریم نواز نے آج ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر آپ پہ طنز کے اور تنقید کے بڑے تیر چلائے ہیں اور کہا ہے کہ جی ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, ہم نے عالمی امداد نہیں مانگی, خود کیا ہے سب کچھ کام. بخاری صاحب. شکریہ. گزارش ہے کہ یہ ہم نے الٹیمیٹم تو نہیں دیا. آبویسلی جو میٹنگز اب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ان کی ٹیم کی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہوئی, میں اس میں بھی موجود تھا. جی. اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزٹ کیا پرائم منسٹر ہاؤس, اور وہ جو میٹنگ ہوئی دونوں سائڈ سے, میں موجود تھا, ہماری ڈسکشن ہوئی. اور پھر ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں ہم نے بالکل اس بات کو ایگزامن کیا جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے اور فیوچرسٹک پلاننگ کیا ہو. آبویسلی ہم پالیٹکس میں ایک پولیٹیکل جماعت ہے, ہم نے بالکل اس پہ ہمارے ممبران نے ڈسکس کیا کہ اوریجنلی جب ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کتنا ہوا, جی, اور یہ ہماری ڈسکشن تھی. اور جو شارٹ کمنگس تھی وہ انڈیکیٹ کی گئی, جو ہماری 7 کمٹمنٹس فلفل نہیں ہوئیں ان کا ذکر ہوا, اور پھر جو رویہ اختیار کیا گیا فلڈ ایشو کے بعد, اس پہ بالکل پارٹی کے سیکٹری ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران نے ڈسکس کیا اور بالکل اپنا کنسرن بھی شو کیا, کیونکہ چیئرمین بلاول نے قطعاً یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہم اپنی بات کو مسلط کریں, ایک سجیشن تھی. اینی ہاؤ پھر یہ بات بھی چیئرمین بلاول نے ایون پرائم منسٹر کو کہی کہ میں نے جس دن یہ بات کی تھی بی ایس پی کی, اسی شام میں نے آپ سے بھی بات کی تھی اور آپ نے ایگری بھی کیا تھا. تو ہم نے تو کہا تھا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے جو بی ایس پی کی ایکنالجمنٹ ورلڈ وائڈ ہے, ورلڈ بینک بھی ایکنالج کرتا ہے, یونائٹڈ نیشن بھی کرتا ہے, تو اس میں بھلا مریم نواز صاحبہ اپنے ریسورسز سے پیسے دے تو گڈ انف. اب تو اگر ان کی بجٹ یہ بات اجازت دیتا ہے یا وہ افورڈ کرتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ بھیک مانگیں, لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے جو انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ سے ہم نے کیا لینا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. ابھی بھی حالیہ ابھی ریسنٹلی نیگوسیشن ہوئی ہے, $1.2 بلین کی ابھی آمد ہے, اور آپ کا فائنانس منسٹر وہ اناؤنس کر رہا ہے کہ ایک نئی ٹرانچ بھی ملنے والی ہے. تو اچھی بات ہے پاکستان خود کفیل ہو جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں, جو پروونسز کے پاس پیسے آتے ہیں, اور وہ جو فیڈریشن لون لیتی ہے وہ خالی فیڈریشن کھا جاتی ہے یا وہ پروونسز کے پاس بھی آتے ہیں, تو انٹریکٹلی دے کم ٹو دی پروونسز آلسو, دے افیکٹ دی اکانومی آف پروونسز آلسو. ہاؤ کم یو کین سے کہ جی ہم نے مانگا نہیں. ابھی کل آپ کا فائنانس منسٹر $1.2 بلین کی بات کر رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف میں وہ ادھر نیو یارک میں بیٹھ کے جو طے کر کے آیا ہے, اور یہ آپ کو نوید سنائی کہ ہم پیسے لینے. تو وہ جو ایک $1.2 بلین آئیں گے وہ کس کے پاس آئیں گے؟ وفاق کے پاس آئیں گے, اور وفاق سے ٹرکل ڈاؤن کہاں کرتے ہیں وہ پیسے؟ تو آپ نے مریم نواز کو آج جواب دے دیا کہ آپ یہ اترائیں مت کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. جو شہباز شریف کی حکومت پیسے لیتی ہے وہ پھر آپ کے پاس ہی آتے ہیں مانگے ہوئے. obviously دیکھیں نا جی, they come to the people of Pakistan نا. ہاں, they even when you prepare a budget, ہاں, اس بجٹ میں آپ you mark it out. This is proposed expenses, this is the proposed income, اور پھر جو ڈیفیشنسی ہے وہ آپ کہتے ہیں it will be met through the loans. ہاں,
obviously जो this is विफाक the से budget पैसे ना। मिलेंगे, जो विफाक से जो- पैसे मिलेंगे, एग्जैक्टली। तो क्या वजह है कि मरियम नवाज अभी दिल से कोई पीपल्स पार्टी से खुश नहीं हो रही, अभी तक खुश नहीं हो रही, वो कोई मौका जाने नहीं देती जहां ये तो पीपल्स उनसे- पार्टी पे। ये तो उनसे पूछना क्यों खुश नहीं हो रही। हमने तो दोनों मीटिंग में कहा, वो प्रेसिडेंट साहब के पास डेलीगेशन गया, इवन इसाक डार साहब से अलहदगी में एक मेरी कमेटी की मीटिंग में जिसमें मैं और शहरी रहमान और नदीम चांद थे, उन्होंने कहा जी 98% जो इश्यूज हैं रिजॉल्व हो गया। मैंने कहा जी आप कंसीड करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो हमने अभी अल्टीमेटम नहीं दिया, हमने कहा कि हम 1 महीने बाद सीईसी की मीटिंग फिर करेंगे, ठीक। फिर हम एग्जामिन करेंगे हाँ। कि तो जी जो ऑब्लिगेशन तो सर जो काम 1.5-2 साल में नहीं हो सका वो 1 महीने में कैसे हो जाएगा? एग्रीमेंट पे अगर मुआहदों पे अगर वादों पे अमल नहीं हुए 1.5-2 साल में, तो क्या अब हो जाएगा? और अगर नहीं हुए, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सिचुएशन ऐसी ही रहती है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि सिस्टम से बाहर निकल जाए? यही क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे अपनी सीसी में, व्हाट टू डू। लेट देम कम बैक। वो लेकिन उनसे प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी कॉर्डियल, जो मीटिंग थी उनके साथ, आई वाज देयर। ही सेड कि जी जो भी हमारे एग्रीमेंट है इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूट करेंगे, कहीं कमी बेशी है नहीं, कन्वे टू दी कैबिनेट मेंबर्स। इसाक डार साहब मौजूद थे, राना सलाला मौजूद थे, लॉ मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। तो उनको कन्वे किया उन्होंने कि जी एक हम नहीं समझते कि जो एग्रीमेंट हमने किया है उससे हम बैकआउट करें या उस पर हम कुछ इस किस्म का रवैया अख्तियार करें कि ये हमारे कोलिशन पार्टनर को तासर हो कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट 5 साल चले, और हमने भी कहा तो हमारी इंटेंशन भी यही है कि ये गवर्नमेंट 5 साल चले। आप हम नेशनल असेंबली में सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने याद दहानी जरूर कराई कि आपने जो हमसे वादे किए थे वो अभी तक उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक ठीक, राइट। चलें, आप वफाकी पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में तो कह रहे हैं कि जी ये 5 साल चले, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के बारे में पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है सर? देखिए जी वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी है, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं बनती अनटिल अनलेस दीगर जमातें हमारे साथ कोलिशन में ना आए। और ऑब्वियसली हर जमात का ये राइट बनता है कि वो जुस्तजू करे हुकूमत बनाने के लिए, इसलिए पार्लियामेंट में जाते हैं ना, और जब अपॉर्चुनिटी मिले तो हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है, एक तो अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, एज लॉन्ग ही इज देयर, अब वो उनकी फेट क्या होती है ये भी आजाद कश्मीर असेंबली के मेंबरान फैसला करेंगे। अगर वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम तो उनके साथ कोलिशन में वहां बैठे हैं, हमारे कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन उसके साथ वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था पीटीआई का प्रोबेबली, लेकिन गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, लेकिन वहां के हालात ऐसे थे, मुल्क की तकाजा ऐसे था। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये बिल्कुल अप्रोच होनी चाहिए। तो अभी जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम हैं सर, वो कंटिन्यू करेंगे या उनको हटाया जा रहा है अब? देखिए जी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उनकी अपनी जमात के लोगों की क्या अप्रोच है। फिर अगर हटाने की बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इनिशिएटिव नहीं लेगी, इसमें पीएमएलएन के मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट 10 to 12 मेंबर्स उनके भी हैं, और 32 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो भी डिसीजन होगा, जो अभी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, ये आपस में बैठ के फैसला करें ठीक। बहुत क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब आज प्रोग्राम निकालने पे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ अहम सवाल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पीटीआई के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर भी हैं हामिद खान साहब, सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, सीनियर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर हामिद खान साहब, और कुछ ज़रा सियासी मामलात के हवाले से पहले आपसे सवाल, फिर आगे चल के 26 अमेंडमेंट के बारे में, उसके केस के बारे में भी बात करेंगे। केपी असम्बली ने आज करारदाद मंजूर कर ली कि जी सीएम केपी की मुलाकात करवाई जाए बानी पीटीआई इमरान खान से, और एक तरह से मैसेजिंग भी दे दी है, पोस्चरिंग भी कर दी है कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक सीएम केपी जो है विफाक से ताउन नहीं करेंगे। गंदुम वाली मीटिंग भी शामिल नहीं थे, अमन व अमान की मीटिंग में शामिल नहीं थे, लेकिन हाँ केपी असम्बली ने यह भी कहा कि हम अमन व अमान के हवाले से कोर कमांडर पेशावर को केपी असम्बली में तलब करेंगे।
ये कुछ जानबूझ के इस किस्म के मामलात ट्रिगर करने के लिए या फॉर पब्लिक कंजम्पशन इसलिए किए जा रहे हैं? ये रियासी अदारे नहीं है, ये सरकारी जो है एहलकार है। और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो लोग हकीकत में सबॉर्डिनेट है स्टेट के, वो अपने आप को स्टेट समझे बैठे हैं और समझते, वरना तो किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में, इंडिया में कोई भी प्रोविंशियल असेंबली जो है वो किसी जनरल को और बल्कि चीफ ऑफ स्टाफ को भी बुला सकती है अगर कोई बात पूछने वाली है। तो ये तो इनका एरोगेंस है ना कि वो समझते हैं कि भाई हम तो अनटचेबल है, हम हर चीज के ऊपर है और कोई हमसे बुला के सवाल नहीं पूछ सकता। तो मेरे नजदीक तो ये, अगर हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो अवाम के नुमाइंदे किसी को भी बुला के उनसे पूछ सकते हैं मुल्की हालात के हवाले से। सर, आपके इस जवाब के काउंटर आर्गुमेंट में कि इससे पहले भी बहुत से ऐसे मौके हैं जब पार्लियामेंट में बुलाए गए और वहाँ पे तशरीफ़ ले गए रियासती इदारों के, जिनको आप सरकारी इदारों के अहलकार कह रहे हैं, वो वहाँ पर गए, सवालात के जवाब भी दिए। इसके अलावा भी सवालात के जवाब मिलते हैं, सहाफ़ियों से मुलाकातें होती हैं, वहाँ पर सवालात के जवाब मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तालीमी इदारों में जाते हैं, आवाम से मिलते हैं, वहाँ सबके सवालात के जवाब होते हैं। सो मच सो कि चीफ मिनिस्टर्स तमाम, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप हर सूबे में होती है। गंडापुर इससे पहले मौजूद थे, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप थी, उनके जो सवालात थे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये सब बातें मुलाकातों में होती हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल। लेकिन इस तरह से बाकायदा केपी असेंबली में इस किस्म की बात करना, ये कुछ अजीब नहीं लगता या कुछ जानबूझ के किया जाना नहीं लगता? नहीं, ये सिर्फ हमें अजीब सी लगती है कि 70 साल से इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है और जिसकी वजह से आज हालात इतने सख्त है। अब देखें ना, इनको इन चीजों पर बड़ी तकलीफ गुजरती है, लेकिन ये हर मामले में इंटरफेरेंस करते हैं। जुडिशरी के साथ ये इंटरफेरेंस, वकला के साथ ये इंटरफेरेंस, वकला के इलेक्शनों में ये एक नया ट्रेंड चला है, इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उसमें इंटरफेरेंस करने लग गए हैं, पैसे खर्च करने लग गए हैं, उसमें लोगों को धमकाने लग गए हैं। ये तो बड़ी ही अजीब सी चीजें बन रही हैं जो कि कहीं सुनी ना देखी गई। तो मतलब है कि ये मामला कहीं रुकना चाहिए। तो इसलिए अगर एक नुमाइंदा असेंबली कहती है कि पेशावर के कोर कमांडर से हमने कुछ सवालात पूछने हैं, तो उसमें बुरा बनाने की कौन सी बात है? सर, ये जो जवाब आपने दिया है ये पीटीआई का बयानिया हो सकता है या एक मखसूस तबके का बयानिया हो सकता है, लेकिन इसके तहत कोई सबूत मौजूद नहीं होते। सर, आगे बढ़ते हैं कुछ सियासी मामलात के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि केपी असेंबली में करारदाद, तो वहाँ करारदाद मंजूर करके ये कहा गया कि जी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जो मैंने पहले आपसे सवाल किया उस सवाल का जवाब कि एक मैसेजिंग दी गई, पोस्चरिंग दी गई कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तब तक विफाक के साथ कोई ताउन नहीं किया जाएगा। गंदम के हवाले से मीटिंग हुई जो कि अवाम का मामला है केपी का, उसमें चीफ मिनिस्टर शामिल नहीं हुए। अमन अमान के हवाले से विफाक में मीटिंग हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर शामिल नहीं हुए। केपी की सिक्योरिटी की सिचुएशन अवाम का मामला ये, तो अवाम के मामलात के हवाले से विफाक के साथ ताउन नहीं हो रहा, तो ये बहुत तशवीशनाक मामला है। सर, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, इसको क्यों नहीं मुलाकात करने देते? ये तो हर एक का हक हासिल है। और फिर कम से कम अगर कोई चीफ मिनिस्टर उस पार्टी का से ताल्लुक रखता है, वो पार्टी हेड को, जो असल में पार्टी हेड तो इमरान खान है, उसको मिलना चाहता है, इंस्ट्रक्शन लेना चाहता है, तो इनको क्या तकलीफ है? ये जो हमारी जाली सी जो हुकूमत है फॉर्म 47 वाले, इनको क्या तकलीफ है? मिल लेने दें। ठीक, अब ज़रा कुछ 26 अमेंडमेंट के हवाले से मुझे सवालात के जवाब दे दीजिए। वहाँ पर अभी इनिशियल फेजेस में ही है हियरिंग और अभी डिसाइड नहीं हुआ कि फुल कोर्ट बनी जाए या कि आईनी बेंच सुना जाए। तो फुल कोर्ट सिर्फ 17 जजेस का क्यों? फुल कोर्ट का मतलब तो तमाम जजेस है ना, अदलिया के, सुप्रीम कोर्ट के, तो तमाम जजेस क्यों नहीं? और अगर यही आईनी बेंच सुनता है इस मामले को और इसके नतीजे में कोई भी फैसला आ जाता है तो पीटीआई को मंजूर होगा? ये तो कोई हैसियत ही नहीं है, इसकी तो क्रेडिबिलिटी, अगर आपने 8 जजों की बात करते हैं ना, वो हमने इन पर इतराज नहीं किया। हमें पता है कि ये बड़े कॉम्प्रोमाइज जजेस में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद फॉर द सेक ऑफ अदारे के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमने इन पर इतराज नहीं लिया। बल्कि मैंने वाज़ेह कहा था कि 8 आप हैं जो कि 26वीं तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 8 और हैं जो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, अवेलेबल है,
उनके मिला के ये 16 की बनेगी फुल कोर्ट। जो बाद में लिए गए हैं वो 26वीं तरमीम के प्रोसीजर के मुताबिक लिए गए हैं। उनका इसमें बैठना, 26वीं तरमीम के केस के खिलाफ सुनना, ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। तो आप 16 बैठे जो उस वक्त थे, उनमें से आप भी 8 होंगे, आप वो भी 8 होंगे, तो फैसला कर रहे हैं ताकि कौम को कबूल हो। अगर कोई और फैसला करेगा इसको हम हरगिज नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि अगर उनकी खुशफहमी है कि 8 बैठ के हमें फैसला सुनाएंगे, हम फैसले को पहले दिन रिजेक्ट करके रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। सर, आप कानूनदान होने के साथ साथ पीटीआई के रहनुमा भी हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि इनके अलावा, कि आपकी मर्जी के फुल कोर्ट के अलावा कोई और बैठ के फैसला सुनाएगा तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, गोया पीटीआई को अपनी मर्जी की अदालत चाहिए, अपनी मर्जी के जजेस चाहिए, अपनी मर्जी का फैसला चाहिए। इंसाफ की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर वकला तंजीमों की तरफ से पेश हो रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। और जाहिर है इस वक्त मौक़िफ़ इस हवाले से पीटीआई का भी वही है जो कि वकला तंजीमों का, बेशतर वकला तंजीम उनके जो कॉम्प्रोमाइज है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के इन्फ्लुएंस में है, उनको छोड़ के जो वकील, आम वकील जो है वो 26वीं तरमीम, क्योंकि इससे सारा जो निज़ाम था ना अदलिया का, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, तबाह हो गया है। मुल्क में कोई इस वक्त अदलिया नहीं है जो इंसाफ दे सके लोगों को, क्योंकि ये सारे कॉम्प्रोमाइज किस्म के लोग हैं। लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ नेशनल यूनिटी हमने ये कहा है कि हम आपको भी कबूल करते हैं और दूसरे 8 चीज़ों को भी कबूल करते हैं जो उस वक्त जायज़ थे जब आप 26वीं तरमीम लाई गई थी। तो बस इसमें इनको क्या तकलीफ हो सकती है? क्यों ये, इसका मतलब पीछे से कोई इनको इंस्ट्रक्ट करने वाला है कि भाई नहीं आप ये 8 करो या इनको नहीं बैठाना, दूसरे सीनियर जजेस को जो उस वक्त मौजूद थे उनको नहीं बैठाना। तो ये तो बातें बड़ी गलत है, अफसोसनाक है, और ना क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहती ऐसे फैसलों। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर हामिद खान साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।